हेलो बच्चों। तो आज अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में आपने ये पढ़ा और मैंने ये पढ़ाया कि चार्ज क्या होता है, ठीक है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। ओके, चार्ज के बारे में अपन ने पढ़ा। आज अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ओके बेटा, तो अगर बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है तो बस फटाफट सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, ठीक है, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। और अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप बता सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हिंदी में कहते हैं आवेश के गुणधर्म। क्या है? आवेश के गुणधर्म। ओके बेटा, हाँ, तो आवेश के गुणधर्म सबसे पहले अगर अपन आवेश की बात करेंगे, चार्ज की बात करेंगे, तो चार्ज रहता है कंजर्व। क्या रहता है? कंजर्व। तो हम चार्ज को न क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ में आ गया? आवेश सदैव कैसा रहता है? संरक्षित रहता है। हम आवेश charge neither be created nor be destroyed, only transferred from one body to another body। हम आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश को क्या कर सकते हैं? स्थानांतरित। ये प्रॉपर्टी आपने बहुत बार पढ़ ली। तो पहला गुणधर्म आवेश चार्ज का यही है, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हम आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण हो सकता है, इसलिए आवेश सदैव संरक्षित रहता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अगर हम एक वस्तु इलेक्ट्रॉन जितना त्यागती है उसी समय दूसरी वस्तु इतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जैसे आपके पास, इस पहली प्रॉपर्टी को मैं समझाता हूं। जैसे आपके पास एक बॉडी है, इसको मैंने नाम दे दिया बॉडी ए और इसको मैंने नाम दे दिया बॉडी बी, ठीक है। आज बाद में अपन पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, तो उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको। अब मान लो इन दोनों बॉडियों को आपने रब्द किया एक दूसरे के साथ। क्या किया? रब्द किया, एक दूसरे के साथ रगड़ा। ओके बेटा, तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? गेन करेगी। लेकिन जितना बॉडी ए रिलीज करेगी उतने ही इलेक्ट्रॉन बॉडी बी हमेशा गेन करेगी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जितना इलेक्ट्रॉन बॉडी ए रिलीज करेगी उतने ही इलेक्ट्रॉन बॉडी बी क्या करेगी? गेन करेगी। समझ में आ गया? जितने इसने त्याग दिए इतने उसने क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश को ट्रांसफर कर सकते हैं। यही आवेश के संरक्षण का नियम है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब देखो, तो ये आपकी चार्ज की हो गई पहली प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी इसी के आधार पर है कि चार्ज इज ए ट्रांसफरेबल, ठीक है ना। चार्ज एक में आवेश में स्थानांतरण का गुण होता है, ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूं कि चार्ज इज ए ट्रांसफरेबल। एक बार मैं डस्टर ले आता हूं, इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। हाँ भाई, तो आवेश के गुणधर्म में पहली प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई होगी कि आवेश सदैव सुरक्षित रहता है। एक वस्तु जितनी इलेक्ट्रॉन त्यागती है या जितना आवेश त्यागती है, दूसरी वस्तु उतना ही आवेश का क्या करती है?
ग्रहण करती है, इसीलिए आवेश सदैव संरक्षित रहते हैं। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे जब आया तो आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ओके, आवेश में स्थानांतरण का गुण होता है। आवेश में किसका गुण होता है? स्थानांतरण का गुण होता है। तो पहले आपने बात बताई कि हम इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। उसी से ही आपका दूसरा गुण की उत्पत्ति हुई कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये आपके पास है बॉडी ए और ये आपके पास है बॉडी बी। ओके बेटा, बॉडी ए इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगी और बॉडी बी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? मान लो गेन किया, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला और निकल के वो कहां पहुंच गया? बॉडी बी में। तो जैसे ही मैंने कहा, ठीक है, कि बॉडी ए ने इलेक्ट्रॉन त्यागा और बॉडी बी ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आती है कि सर इलेक्ट्रॉन ही क्यों त्यागा, प्रोटॉन क्यों नहीं त्यागा? ठीक है, क्योंकि बॉडी ए के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। तो न्यूट्रॉन तो आवेश रहित होता है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। ठीक है, लेकिन बॉडी ए इलेक्ट्रॉन ही क्यों त्यागी, प्रोटॉन क्यों नहीं त्यागी? तो आपको पता है, मैंने बताया था कि नाभिक के अंदर कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड से बंधे रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षाओं में क्या लगाते रहते हैं? आउटर ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं, सर्कुलर मोशन करते रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो वीक बॉन्ड से बंधा हुआ है और प्रोटॉन नाभिक के अंदर है तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड है। तो वीक बॉन्ड तोड़ना ज्यादा आसान है या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ना? वीक बॉन्ड तोड़ना। इसीलिए जब भी त्यागने की बात आती है तो हम हमेशा इलेक्ट्रॉन के त्यागने की बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करते हैं किसके? न्यूक्लियस के चारों ओर। ओके, प्रॉब्लम यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक के अंदर होते हैं। तो नाभिक के अंदर से बाहर निकालने में हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉनों को निकालना ज्यादा आसान होता है। इसीलिए हम जब भी त्यागने की बात करेंगे, जब भी हम कहेंगे कि रिलीज कर रही है बॉडी ए, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के रिलीज की बात करेंगे। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, तो जब बॉडी ए इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी और बॉडी बी इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? गेन करेगी। तो वहीं से ही आपकी प्रॉपर्टी आ जाती है कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। आवेश में स्थानांतरण का गुण होता है, यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चला जाता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो ये आवेश की पहली प्रॉपर्टी, आवेश सदैव संरक्षित रहता है। दूसरी प्रॉपर्टी, आवेश में स्थानांतरण का गुण होता है। आवेश एक वस्तु से स्थानांतरित होकर दूसरी वस्तु में चला जाता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब अपन बात करते हैं, तो स्थानांतरण के ऊपर ही आपकी तीसरी प्रॉपर्टी आती है। अब मैं आपको सारी प्रॉपर्टी एक दूसरे के साथ रिलेट करके पढ़ा रहा हूं। तीसरी जो आपकी प्रॉपर्टी है चार्ज की, वो होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होती है?
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हिंदी में बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो वही बात, आपके पास ये कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, ए, और ये आपके पास एक अनदर बॉडी है बी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब अपन बात करते हैं कि आवेश का जब ट्रांसफर होता है तो आवेश जब चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे एक फैमिली के अंदर, हम एक फैमिली की बात करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। एक फैमिली के अंदर मान लो एक मदर और एक फादर, ठीक है। अब इनके एक बच्चा हुआ, बच्चा बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो जैसे या इनके एक बेबी हुआ, तो अब ये फैमिली में कितने मेंबर हो गए? 3। मैं आपसे पूछता कि बेबी से पहले ये फैमिली में कितने मेंबर हैं? 2। अब मैं पूछूं कि अब कितने मेंबर है? 3। अपन ऐसा थोड़ी कहेंगे कि सर मदर बहुत बड़ी है, फादर बहुत बड़े हैं, बेबी तो बहुत छोटा है, तो ये लगभग 2 से ही 1/4 पार्ट है, तो फैमिली में इतना है कि 2 से ही 1/4। ऐसा तो नहीं बोलेंगे हम। ऑलवेज क्या बोलेंगे? इंटीजर में बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। जैसे मदर और फादर पहले 2 थे, अब एक बेबी हो गया, तो फैमिली में टोटल कितने मेंबर हो गए? 3। मान लो एक बेबी और हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि टोटल कितने मेंबर हो गए? 4। हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि पहले तो 3 थे, अब बेबी बहुत छोटा है तो 3 and 1/4 हो गया, ऐसा तो नहीं बोलेंगे हम। डायरेक्ट क्या बोलेंगे? 4। यही प्रॉपर्टी चार्ज रखता है। जब भी चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है तो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। या तो यहां से इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। हमेशा ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में जाएगा। ऐसे करता करता हो सकता है n इलेक्ट्रॉन जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा 1/2 इलेक्ट्रॉन, 3/2 इलेक्ट्रॉन, 5/2 इलेक्ट्रॉन, 7/2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये जितनी भी कंडीशन है ये नहीं हो सकती। प्लस माइनस अपन इनके आगे लगा सकते हैं, ठीक है। तो जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होता है तो वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जब भी एक वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु में जाता है तो वह आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो हम इसको लास्ट में आपका कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया? प्लस माइनस एन। तो Q इक्वल्स टू, आपके पास एक फॉर्मूला आता है प्लस माइनस एन। कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। चार्ज जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा तो वह इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आधा इलेक्ट्रॉन जाए, या 3/2 इलेक्ट्रॉन जाए, या 5/2 इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्म में आवेश का ट्रांसफर संभव नहीं है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? एक पार्टिकल आप नाम सुनोगे, क्वार्ट्ज पार्टिकल, जिनपे जो आवेश होता है वो E/3 और 2E/3 की फॉर्म में होता है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो अपन इसके बाद में बात करेंगे। पहले अपन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी
ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। कोई प्रॉब्लम यहां तक? या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या दो इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो जो आपके पास Q है वो तो आपका कौन सा चार्ज है? ट्रांसफर्ड चार्ज। कौन सा चार्ज है? ट्रांसफर्ड चार्ज। आपका N है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये ऑलवेज कैसा होता है? इंटीजर। कैसा होता है बेटा? इंटीजर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? और E होता है वो होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका चार्ज होता है ये? इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आवेश के इस गुणधर्म को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आवेश के इस गुणधर्म को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। कोई प्रॉब्लम यहां तक? चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ electron charge. This property of charge is called quantization of charge. चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ऑलवेज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या तीन इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और चार्ज की जो ये प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो Q इक्वल टू आपके पास आ जाता है प्लस माइनस Ne। Q क्या होता है? ट्रांसफर्ड चार्ज। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इसकी डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है। तो थोड़ा मैं इसको सिस्टमेटिक वे में बना देता हूं, आप देख लीजिए बेटा एक बार, और आपको समझाने के लिए था ये, ठीक है। अब इसमें देखेंगे ध्यान से। ये आपके पास यहां बना देते हैं अपन, ये आपकी बॉडी ए है और यहां पे आपकी बॉडी बी है, ठीक है। तो जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आपका चार्ज जाएगा तो वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के रूप में जाता है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है। और चार्ज की जो यही प्रॉपर्टी है उसे क्या कहते हैं अपन? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो Q बराबर आपके पास क्या हो गया? प्लस माइनस Ne। जो आपका Q होता है N होता है, और जो E होता है, Q को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर्ड चार्ज। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर्ड चार्ज। ओके बेटा, ठीक है। जो N होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑलवेज कौन सी फॉर्म में होंगे? इंटीजर फॉर्म में होगा ये, या 1 होगा या 2 होगा या, ठीक है। और E होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बता रखा है किसके इक्वल होता है? माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। तो आवेश का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आवेश के इस गुणधर्म को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज,
चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जब आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में स्थानांतरित होता है तो इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान में आपको रखनी है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब हमेशा n क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है। इसी के ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको बोल दिया कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। कौन सा ट्रांसफर संभव है? जैसे आपके पास में क्वेश्चन आ जाए, अभी आपको समझ आ जाएगा। जैसे आपको बोल दिया कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है, तो कौन सा ट्रांसफर संभव है? ध्यान से देखेंगे। 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस, ठीक। अगला आपको दे दिया 12.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। अगला आपको दे दिया 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और अगला आपको दे दिया 7.0 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये चार आपको ट्रांसफर दे रखे हैं और इनमें से आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा ट्रांसफर संभव है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 6.4 कितना ट्रांसफर हुआ है? 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसको किसके इक्वल कर देंगे? एनी के इक्वल। किसके इक्वल कर देंगे? एनी के। अगर आपका नंबर n इंटीजर आता है तो ये ट्रांसफर संभव है, और अगर आपका n इंटीजर नहीं आता है तो ये ट्रांसफर संभव नहीं है। तो अपन कैसे करेंगे? 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। 1.6 से 1.6 कैंसिल, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। इसका मतलब ये ट्रांसफर तो संभव है, ठीक है। इसी प्रकार नीचे वाला ट्रांसफर अपन करके देखेंगे। तो नीचे वाला ट्रांसफर करेंगे तो इसको 12.8 को इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम को किसके बराबर रख देंगे? n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। 19 से 19 कैंसिल, तो n इक्वल्स टू 12.8 अपॉन 1.6। नीचे ऊपर भी 10, तो ये कितना हो जाएगा? 8। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 8। इसका मतलब ये ट्रांसफर भी संभव है। बाकी के आप दोनों चेक करके मेरे को बताओगे कि इनमें से कौन सा ट्रांसफर संभव नहीं है। ओके बेटा, ठीक है। तो ये आप इस थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब अगली बात करते हैं, या आप मेरे को चेक करके बताओगे। अगली थर्ड बात करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। आवेश एक अदिश राशि होती है, आवेश की कोई भी दिशा नहीं होती। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? 11th क्लास में आप पढ़ते हो कि वो क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको केवल मैग्नीट्यूड की नीड होती है, वो सारी क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर। डायरेक्शन की नीड नहीं होती। तो चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको डायरेक्शन नहीं बताते। तो चार्ज कैसी क्वांटिटी हो गई आपकी? स्केलर क्वांटिटी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज आपकी स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ गया? फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यह आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, ठीक है। आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता का मतलब होता है कि एक निकाय है आपके पास, एक वस्तु है, इसके अंदर कितना चार्ज है? Q1 Q2। तो किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज, अगर आपको किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज लिखना है तो उसमें प्रेजेंट सभी चार्जेज का अलजेब्रिक सम कर दो, ठीक है। इस गुणधर्म के अनुसार किसी भी निकाय का
कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैंने बोला अलजेब्रिक सम, बीजगणितीय, मैंने वेक्टर सम नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? लास्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ाई है कि चार्ज कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। जो स्केलर क्वांटिटी होती है उनका अलजेब्रिक सम ही पॉसिबल होता है, वेक्टर सम पॉसिबल नहीं होता। मैंने आपको बताया, मैं सारी प्रॉपर्टी एक दूसरे के साथ लिंक करके आपको बता रहा हूं। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज, आवेशों की योज्यता, इसके अनुसार किसी भी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। According to additivity of charge, the total charge of a body is algebraic sum is present in it। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अगर किसी भी बॉडी का हमें टोटल चार्ज लिखना है तो उसमें उपस्थित सभी आवेशों का क्या कर देंगे? अलजेब्रिक सम कर देंगे। तो आवेशों की योज्यता के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे? किसी भी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन इट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर कर देंगे। ठीक है, आवेशों की योज्यता क्या बोलती है? किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन इट। ओके, जैसे इसके ऊपर मैं एक आपको एग्जांपल बता देता हूं कि किसी भी निकाय की अगर अपन बात करें, आप साथ साथ में उतारते जाया करो बेटे। जैसे आपके पास 1 कूलम, 2 कूलम, -7 कूलम, 5 कूलम चार्ज है, तो आपसे इसका टोटल चार्ज पूछे तो Q टोटल इक्वल्स टू 1 कूलम प्लस 2 कूलम -7 कूलम प्लस 5 कूलम, तो ये कितना आ गया? 1 कूलम। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आ गया होगा? एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या बोलती है। ठीक है, आपको कल ये भी करके लेके आना है, आपको मेरे कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बता सकते हो, ये आप नोट कर लीजिए, ये आपको कल बताना है। ओके बेटा, ठीक है, तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? फिफ्थ, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है आपका इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, आवेश की निश्चलता। अब ध्यान से देखेंगे इस टॉपिक को। एक आइंस्टीन की मास से रिलेटेड एक इक्वेशन है, m इक्वल्स टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वेयर अपॉन c स्क्वेयर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो m होता है मूविंग मास ऑफ ए बॉडी, m नॉट होता है रेस्ट मास ऑफ ए बॉडी। ठीक है, v होती है वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी और c होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब अपन मास की बात करते हैं तो जो मास होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है।
अब ध्यान से देखिए, अगर आप मान लो वेलोसिटी को इंक्रीज करते हो, क्या करते हो, इंक्रीज। इसके अंदर मैं दो केस बना के बताता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। केस फर्स्ट, अगर मान लो आप वेलोसिटी को इंक्रीज करते हो, क्या करते हो, वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया आपने। अगर वेलोसिटी आपने इंक्रीज कर दी तो आपने v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को क्या कर दिया, इंक्रीज, क्योंकि ऊपर वाला भाग बढ़ रहा है, नीचे वाला भाग तो कांस्टेंट है। वेलोसिटी कितनी होती है लाइट की, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये आपको ध्यान रखनी है हमेशा, ठीक है। तो नीचे वाला पार्ट तो है कांस्टेंट, ये तो बदलेगा नहीं। वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज, इसका मतलब ये ऊपर वाला पार्ट हो रहा है इंक्रीज, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। अब ये पूरी वैल्यू किस में से माइनस हो रही है, एक में से, तो 1 में से ये पूरी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। कौन, कितनी की बात कर रहा हूं मैं, ये इतनी वैल्यू है ना, वो हो रही है आपकी इंक्रीज। तो ये और ये इंक्रीज होके किस में से माइनस हो रही है, 1 में से, इसका मतलब ये पूरा क्या हो रहा है, डिक्रीज। क्या हो रहा है, डिक्रीज। अरे बात तो समझ आई गई होगी, नॉर्मल सी मैथ है। आपकी v इंक्रीज हो रही है, तो v इंक्रीज हो रही है तो ये पूरी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्योंकि नीचे वाला पार्ट क्या है आपका, कांस्टेंट, ऊपर वाला लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू बढ़ रही है। अब ये पूरी वैल्यू किस में से माइनस हो रही है, 1 में से, तो अगर 1 में से ये वैल्यू बढ़ रही है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, तो ये नीचे वाली वैल्यू घट रही है। तो अगर किसी भी संख्या में भाग जिससे देते हैं वो अगर घट जाए, है ना, तो इसका मान बढ़ जाता है। इसका मतलब जब हम वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो मूविंग मास है किसी भी बॉडी का, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। एक बार ध्यान से समझ लो, मैंने क्या कहा कि वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब ये नीचे वाला भाग तो कांस्टेंट है, ये किसकी वेलोसिटी है, लाइट की, वो फिक्स है, कितनी होती है, 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है। ओके, अब अगर 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर ये फिक्स है, तो नीचे वाला तो हो गया फिक्स, ऊपर वाला बढ़ रहा है, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू बढ़ रही है, और ये पूरी वैल्यू किस में से घट रही है, 1 में से। तो इसका मतलब जब घटने के बाद जो मान आएगा वो कम आएगा, क्योंकि ये माइनस वाला भाग बढ़ रहा है, एक तो बढ़ नहीं सकता, एक तो एक ही रहेगा, लेकिन ये भाग बढ़ रहा है, इसका मतलब पूरा भाग, पूरा इसका मान घट रहा है, और अगर ये नीचे वाला घट रहा है, इसका मतलब ये इस m का मान बढ़ रहा है। तो जब हम m वेग बढ़ाते हैं, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ाते हैं, तो उसका मास बढ़ता है। इसी टाइप से केस सेकंड में मैं आपको बताऊंगा, मान लो v घट रहा है, अगर v घट रहा है तो इसी टाइप से v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, वो भी क्या होएगा, घटेगा। कोई डाउट यहां तक, क्योंकि c तो कांस्टेंट है, अब इस v का मान क्या हो रहा है, कम, और अगर ये घट रहा है, इसका मतलब इसका मान क्या हो रहा है, ये पूरा क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज, क्योंकि इस बार जो माइनस वाली जो है घटने वाली या सबस्ट्रैक्ट होने वाली जो क्वांटिटी है v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसका मान घट रहा है, तो 1 में से घटने वाले का मान घट रहा है, तो इस पूरी वैल्यू बढ़ रही है, और अगर ये पूरी वैल्यू बढ़ रही है तो नीचे वाला बढ़ रहा है, इसका मतलब m का मान घट रहा है, m का मान घट रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, ध्यान रखना। अभी आपको चार्ज पे लेके जाऊंगा यहां से रही, ठीक है। तो अगर केस फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन m इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर होता है। m होता है मूविंग मास ऑफ ए बॉडी, m नॉट होता है रेस्ट मास ऑफ ए बॉडी, v होती है वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, और c होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट रहता है कांस्टेंट, कितनी वैल्यू होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, वैसे होती है 2.99999 है, पर अपन अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10 की पावर 8 मान के चलते हैं। अब मैं यहाँ बात करता हूँ, केस फर्स्ट मैंने बताया, अब हम मास तो, ये तो रेस्ट मास तो बदल नहीं सकते, हम इस पूरे में से क्या बदल सकते हैं, v। तो दो केस बनाए मैंने, एक बार मैंने v को बढ़ाया
और एक बार मैंने v को घटाया। जब मैंने v को बढ़ाया इसका मतलब v बढ़ रहा है, तो v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर भी बढ़ेगा, क्योंकि नीचे वाली चीज क्या है, कांस्टेंट। अगर ये पूरा मान बढ़ रहा है तो ये पूरा मान किस में से माइनस हो रहा है, एक में से, तो एक में से माइनस होने वाला मान बढ़ रहा है, इसका मतलब इस पूरा मान ये घट रहा है। और अगर नीचे वाला मान घट रहा है तो m का मान बढ़ेगा, क्योंकि भाग देने वाली चीज आपकी क्या हो रही है, घट रही है। इसका जस्ट अपोजिट ये है, समझ में आ गया। तो याद रखना जो द्रव्यमान होता है वो वेग पे निर्भर करता है। अगर आप वेग बढ़ाओगे तो वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है, और यदि आप वेग घटाओगे तो वस्तु का द्रव्यमान घटता है। कोई प्रॉब्लम नहीं आता। द्रव्यमान किस पे निर्भर करता है, वेग पे। अगर आप वेग बढ़ाओगे तो द्रव्यमान का मान भी बढ़ता है, और यदि वेग घटाओगे तो द्रव्यमान का मान भी घटता है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब अपन बात स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ठीक है। अब देखते हैं अपन आगे, आवेश की निश्चलता में अपन क्या बोलेंगे। सब्सक्राइबर बढ़ा दो रे मेरे भाइयों, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, टकाटक बढ़ाओ, जल्दी से बढ़ाओ। हाँ भाई, अब देखो आवेश की निश्चलता ये बोलती है कि आवेश द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान वेग पे निर्भर करता है, लेकिन चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। चार्ज वेग पे निर्भर नहीं करता, चाहे आप किसी में भी हो। इसीलिए चाहे आपका गतिशील वस्तु का चार्ज हो, चाहे आपका रेस्ट वस्तु का चार्ज हो, दोनों चार्ज बराबर होते हैं। समझ में आ गया। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इन नाभिक के अंदर कौन होते हैं, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसका चार्ज भी कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि रेस्ट इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज इतना होता है और मूविंग इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है। क्यों नहीं बताया, क्योंकि चार्ज किस पे डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी पे। तो अगर चाहे आप कोई भी वस्तु, कोई भी बॉडी रेस्ट में है, चाहे कोई भी बॉडी मोशन में है, उसका चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। आवेश वेग पे निर्भर नहीं करता। ओके बेटा, तो आज मैंने आपको चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ाई, ठीक है। आप इन सारी प्रॉपर्टी को अच्छे से रीड आउट कर लेना। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, थैंक यू।